एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं फुल टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। देखते हैं आज आप लोगों ने कैसा किया। ये पहला फुल लेंथ पेपर था और इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन है व्हिच मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन सेमी सर्कुलर पाथ। ओके, इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इज 60 मीटर। ओके, तो ऐसा समझिए कि जो डिस्टेंस है वो एबी की आर्क लेंथ है। ओके, कि ऐसे समझिए ये 3/8 पार्ट है ना, 135 का मतलब 3/8 टाइम ऑफ 2 पाई आर। ओके, 3/8 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर इज इक्वल टू 60 मीटर है। ओके, ये इसका पेरीमीटर का मैंने 3/8 मार्क कर दिया क्योंकि 45 45 45 8 सेक्टर्स बनेंगे और ये 3 सेक्टर्स है, तो इसलिए मैंने 3/8 कर दिया। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी जो कि हमको जरूरत है आगे डिस्प्लेसमेंट निकालने में। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3 पाई आर बाई 4 इक्वल टू 60 मीटर। ओके, तो ये 4 से ये कैंसिल होगा और 20, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 80 बाई 5 मीटर। ओके, ये है 80 डिवाइड बाई 5 मीटर, ये रेडियस मिल गया। अब बात ये करनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा। ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ए टू बी। तो किसी सेगमेंट का जिसका एंगल ये थीटा है, रेडियस आर है, तो और ये थीटा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा एक्स, ये होता है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं r अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमको cos थीटा गिवन है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ओके, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से आप इसको चेंज कर सकते हो। चलो और देखते हैं। r इज इक्वल टू व्हाट, 80 डिवाइड बाई पाई इनटू अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस cos थीटा अगेन -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 80 बाई पाई, पाई इज 3.14। ओके, अंडर रूट ऑफ 1.7, 1.7 इंटू 2, 1.7 इंटू 2 करीबन आ जाएगा 3.4। ओके, अब 3.4 है, ये लगभग लगभग 1.8 के आसपास आएगा। 80 इंटू 1.8 बाई 3.4, 3.14। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 160, 160 बाई 3, 160 बाई 3 अराउंड 40, 50 के आसपास आएगा। एक मिनट, इसको आप ऐसे कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1.7, 3.4। ओके, इसको सॉल्व करके अराउंड वैल्यू, ये 40 तो आ नहीं रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, 42 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके आसपास आंसर आएगा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन खराब है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द स्क्रू गेज रीडिंग आपको दे रखी है, मेन स्केल रीडिंग 0 है। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन है। गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल कोरिस्पॉन्ड टू द 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सबसे पहले इन सवालों में लिस्ट काउंट निकालो। लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 mm डिवाइड बाई 100। ओके, मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। ओके, 0.01 मिलीमीटर। अब बताइए रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल, यही तो होता है। ओके, मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, लिस्ट काउंट इज 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 52। ओके, ये आएगा 0.52 mm और आंसर सेंटीमीटर में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.052 सेंटीमीटर। ओके, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और इसमें डायमेंशन का एक इसमें गिवन है कि फोर्स F इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी टू द पावर 1/2। तो ऐसे देखते हैं, F इक्वल टू अगर ए एक्स स्क्वायर है, ए का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ F बाई एक्स स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ F कितना होगा? एम एल टी माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर एल टू। यहाँ से ए का डायमेंशन मिल जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यही तो आएगा। टी के बारे में सोचते हैं। अगेन डायमेंशन ऑफ एफ जो होगा दैट इज इक्वल टू बी टी टू द पावर 1/2, यही तो आएगा। यहाँ से बी का डायमेंशन निकालो। डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाई टी टू द पावर 1/2, यही होगा। एफ का डायमेंशन लिख दो, एम एल टी माइनस टू अपॉन टी टू द पावर 1/2। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस ऑफ 5/2, यही तो आएगा। अब मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, इसका डायमेंशन क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन बता रहा है, बी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे, ये आएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 5/2 और इसका पूरा का स्क्वायर कौन ए, ए इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू।
चलो आओ, आंसर आएगा m2l2 t टू द पावर -5 अपॉन ml-1 t -2। ओके, अब सोचो ये m से m कैंसिल हो गया, ये m आ गया, l की पावर क्या होगी 3, ओके, l a टू द पावर 3 and t टू द पावर -3, ml3 t -3, ml3 t -3 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इस तरीके से बेसिक ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है। ओके, जितने भी टर्म्स होते हैं सबके डायमेंशन सेम होते हैं। ओके, a particle moving along the straight line, the variation of acceleration as a function of time t is given to you, जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे समझिए कि a इक्वल टू सम कांस्टेंट थ्रू टाइम t है। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन a dt। ओके, और मुझे पोजीशन का ग्राफ बनाना है, इंटीग्रेशन k t dt। ओके, तो ये आ जाएगा k t स्क्वायर बाई 2। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इंटीग्रेशन v dt। ओके, और इंटीग्रेशन के टी स्क्वायर बाई 2 dt। ओके, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, के टी क्यूब बाई 3 इंटू टी 6 होता है। ओके, के टी क्यूब बाई 6। ओके, यानी क्यूबिक फॉर्मूला है, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर नहीं है, इस तरीके से क्यूबिक रिलेशन होगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ना? तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 with acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at t equal to 2 second, another particle y start from rest, okay, with some acceleration a naught, okay, if they travel equal distance in fifth second from t equal to 0। इसका मतलब अब ऐसे समझिए, फिफ्थ सेकंड फ्रॉम t इक्वल टू 0 और दूसरा पार्टिकल 2 सेकंड के बाद चला है। इसका मतलब जो पहले पार्टिकल का 5वां सेकंड है, तो दूसरे पार्टिकल थर्ड सेकंड है ना? ओके, तो ये डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। ओके, चलिए आइए, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन फिफ्थ सेकंड कितना होगा? यू जीरो है। ओके, तो a बाई टू एन माइनस वन, एक्सेलेशन कितना है? 3/2 इंटू 2n, n इज 5 - 1, और इसका एक्सेलेशन कितना है? a नॉट बाई 2 इंटू 2n-1, यही तो होगा। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 10-1 9 इंटू 3 27 इक्वल टू a नॉट, और 6-1 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हाँ, ए नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 27/5, ये आएगा 5.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये यूज हो जाएगा, और मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया है? डिस्टेंस ट्रैवल इन एन सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स का बेसिक इक्वेशन है, कुछ लोग इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप कर पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप, और एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है, हम समझ गए प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ठीक, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो ऐसे समझिए कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, और वाई जितना ऊपर था उतना ही नीचे हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसे समझिए कि ये 3i और ये 4j कैप था, तो 3i में कोई चेंज नहीं होगा, और 4j कैप ऊपर था, यहाँ आके 4j कैप नीचे हो जाएगा। नेट वेलोसिटी हो जाएगी 3i माइनस 4j कैप, 3i माइनस 4j कैप, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फिगर शोन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 3 केजी एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 केजी है और 30 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। ओके, तो ये पूरा पूरा 30 है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 केजी होगा और रिमेनिंग 2 केजी होगा। इतना तो समझ में आ गया आपको? ओके, अब सोचिए, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर 32 न्यूटन का फोर्स लगा है। इसका अगर कोई एक्सेलरेशन पूछे, तो नेट फोर्स 32 माइनस 20 बाई टोटल मास 3 केजी, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन राइट डायरेक्शन। क्लियर? ओके, इससे पूछा क्या है? टेंशन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यहाँ पे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो, एक बॉडी है, ये 1 केजी की है, इधर की ओर टेंशन लगा और इधर की ओर 20 न्यूटन लगा। ओके, और ये ऐसा जा रहा है, तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स टी माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 है, एक्सेलरेशन 4 है, यानी कि 4 न्यूटन। ओके, तो टी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 24 न्यूटन। टी इक्वल टू 24 न्यूटन, यही है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस, ओके, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू, और जी की वैल्यू 10 है। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बताना है। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी और नॉर्मल का कांटेक्ट बताना है।
तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि ये कोई एक ब्लॉक है, इसको ब्रेक कर लो। नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, इसका नाम होगा mg sin थीटा। इतना तो पता है। और ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, ओके, और ऐसे नॉर्मल लगेगा। mg के कंपोनेंट टूट गए और एक इधर की ओर mg कॉस थीटा लगेगा। ओके, नॉर्मल और mg कॉस थीटा तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पे पता नहीं फ्रिक्शन और ये एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, इसी के बारे में बात करनी है। तो पहले mg sin थीटा की वैल्यू निकालिए। mg sin थीटा m कितना है? m इज 2 इंटू जी 10 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये आ गया 10 न्यूटन। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? ये होती है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और म्यू है 1/√3 और नॉर्मल है mg cos 30। ओके, तो 1/√3 और mg है 20 और cos 30 क्या होता है? √3/2। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया 10 न्यूटन। तो अब ऐसे समझिए 10 न्यूटन नीचे 10 न्यूटन ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जीरो हो जाएगा। ओके, कोई इस पे नेट फोर्स नहीं है, ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। अगर कुछ नेट फोर्स होता तो ये चलता, अभी ये रुका हुआ है। चलिए, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक फोर्स है व्हिच इज वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 6 मीटर। कुछ खास है नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन f dx, ये आपको पता होगा, फ्रॉम 2 to 6। ओके, f की वैल्यू होगी 5 + 3x इंटू dx और इंटीग्रेशन 2 to 6। ओके, 5x plus 3x square by 2 from 2 to 6. Okay, 5, 6 minus 2 plus 3 by 2, 6 square minus 2 square, यही तो होगा। ओके, ये आ जाएगा 20 प्लस 3 by 2 और 36 माइनस 4 ये आएगा 32। आंसर इज 48। 48 प्लस 20 आंसर इज 68 जूल। ओके, ये आपका वर्क डन है। बेसिक इंटीग्रेशन करना था, कुछ खास बात नहीं थी। क्लियर? वेरिएबल फोर्स था, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। टू पार्टिकल हैविंग मास रेशियो n:1 आर इंटरकनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग दैट passes over a pulley, that passes over a pulley, okay, passes over a pulley। अब क्या करना है? देन एक्सेलरेशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास विल बी, देयर सेंटर ऑफ मास विल बी थर्ड। ओके, कैसे पता है बताते हैं। याद करना पड़ेगा आपको, एक m1 है, ये m2 है। आपको पता है इस, ये एटुड मशीन है, सिंपल एटुड मशीन, और इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका एक्सेलरेशन होता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये सबको पता है। ओके, ये तो याद होगा ही। ओके, अब सुनिए, अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएं, तो जो m1 है वो a से नीचे जा रहा है, माइनस m2 a से ऊपर जा रहा है। एक को प्लस मानोगे, दूसरे को माइनस मानोगे, और नीचे क्या होगा? टोटल मास m1 प्लस m2। यहाँ से क्या हो रहा है? m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू a बन जाएगा, और a की ये पूरी वैल्यू लाके पुट कर दो। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, एक तो ये बनेगा, और दूसरा आएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये a की वैल्यू है। तो यहाँ से आ जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर इंटू जी। ओके, क्लासरूम स्टूडेंट अगर आप होंगे तो शायद ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होगा। ओके, और ये रिजल्ट याद है तो मास रेशियो है n, देखो n माइनस 1 बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू जी। डायरेक्ट आपको ये करना था, इसको सॉल्व नहीं करना था। नीट के बच्चे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट याद रखना है। रिकमेंड करूंगा आज के बाद इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो, a square plate of mass m side L is rotating about an axis passing through center. The perpendicular plane at a constant rate. If velocity of point of corner perpendicular to the diagonal is v, then rotational kinetic energy। देखिए, ये स्क्वायर प्लेट है, ऐसे समझो। ओके, ये स्क्वायर प्लेट बन गया आपका, ठीक है, और इसके अबाउट इसको घुमा रहे हो। ठीक, इसकी पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ma स्क्वायर या ml स्क्वायर बाई 6। ओके, 12 होता है इसके अबाउट, 12 होता है इसके अबाउट, दोनों को ऐड कर दोगे ma स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। और बोला गया है कि अगर ये L है, तो ये L√2 है, तो ये डिस्टेंस होगा L बाई अंडर√2, और ये v स्पीड से घूम रहा है, इसका कॉर्नर, इसका ओमेगा कितना होगा? तो v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। ओके, तो v दिया हुआ है, r इज L बाई अंडर√2 इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा v बाई L अंडर√2। ओके, अब बताइए इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई इज एम एल स्क्वायर बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है? ओमेगा है वी बाई एल है, सॉरी, ये वी बाई एल है। ओके, तो वी अंडर√2 बाई एल इसका होल स्क्वायर। ओके, तो आइए देखते हैं, ये होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई
2v² एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा mv²/6। ठीक है, mv²/6 कोई आंसर है? यहाँ पर थर्ड दिख रहा है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाई विच कर्व द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। कैसे पता है? एक बात बताइए, जब ये स्फीयर की बात करते हैं आप, तो बाहर तो सिंपल फॉर्मूला होता है v इक्वल टू माइनस जीएम बाई, ओके, सरफेस का होता है v इक्वल टू माइनस जीएम बाई कैपिटल आर, कैपिटल इसका अपना रेडियस होता है। अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो होने से पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से लेके सेंटर तक कांस्टेंट होता है। तो आपको ग्राफ याद होगा कि ये सरफेस का कुछ वैल्यू है और ऐसे धीरे-धीरे कम हो रहा है और अंदर तो ये कांस्टेंट ही है ना, चाहे सेंटर का हो या सरफेस का हो या किसी जनरल पॉइंट का हो, सबका कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सॉलिड होता तो कुछ इस तरीके से जाता, ऐसे एक पैराबोलिक बनता, अपवर्ड पैराबोला, ठीक? और ये तो नहीं बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे दिया गया है, तो ये नहीं है, ग्रेविटेशन का ही कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम 5 टाइम्स, ओके, टू कीप द वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, डेंसिटी क्या होगा? एक बात बताइए, जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है 4/3 पाई जी रो आर। ओके, यही तो होता है। ओके, जीएम बाई आर स्क्वायर या 4/3 पाई जी रो आर। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू आर होता है। जी को सेम रखना है तो रो आर को भी सेम रखना पड़ेगा। रो 1 आर 1 इक्वल टू रो 2 आर 2। अब आप रेडियस को 5 गुना कर दिए, डेंसिटी को 1/5 टाइम्स कर दो। ओके, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं थी। एक फ़ॉर्मूला है सिंपल वेरिएशन ऑफ जी, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके, और ये जी पोल का है, ओके, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कहाँ पे बताना है? जिसका लैटिट्यूड एंगल 60 है, कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। क्लियर? ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। A particle starts SHM from mean position at t equal to 0. If its amplitude is a and time period is t, then distance traveled by particle from t equal to 0 to 5t by 4. देखो 5t by 4 का मतलब होगा t plus t by 4, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड, ओके, और प्लस 1/4 ऑसिलेशन। तुम ऐसे समझो कि यहाँ से चला, ऐसे गया एक्सट्रीम, फिर वापस आया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया और 1/4 और जा रहा है। तो ये बताइए, ए गया, ए आया, फिर ए पीछे गया, फिर ए आगे आया, फिर ए और गया। देन टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, देन एक ऑसिलेशन में 4 ए डिस्टेंस होता है। After the beginning of motion, how long it will take to obtain the displacement of harmonically oscillating particle equal to one half of its amplitude, one half of its amplitude, if the time period is 24 सेकंड, ठीक है, and particle start from rest। यहाँ पे देखो, ये हैक है, ठीक है, ये रहा मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम है दोनों। तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है और ये x इक्वल टू a से स्टार्ट किया है और इसको जाना कहाँ पे? x इक्वल टू a/2 में। कितना टाइम लगेगा? कई सारे मेथड हैं। चलो, अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, क्या ये a cos ओमेगा t बनेगा? ओके, और x की जगह a/2 रख दो, ओके। अगर ये a/2 है तो इक्वल टू a cos ओमेगा t। यहाँ से ओमेगा टी जो है वो 60 डिग्री आएगा, 1/2 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं। तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दो, इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ से टाइम निकालोगे, टाइम आएगा टी डिवाइड बाई 6। ओके, टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 24, तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 6, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 सेकंड। और भी बहुत सारे मेथड थे, ओके, आप फेजर से कर सकते थे 10 सेकंड के अंदर, ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप इक्वेशन से कंफर्टेबल है, इक्वेशन से करिए, आप फेजर से कंफर्टेबल है, फेजर से करिए। आइए, स्टैंडिंग वेव जिसकी 4 नोड्स हैं और एंड 3 एंटीनोड है जो कि 1.5 मीटर के अंदर बनते हैं। ओके, तो तुम ऐसे सोचो कि ये एक नोड एंटीनोड बन गया ऐसे 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4, 4 नोड्स बन गए और 3 एंटीनोड्स 1 2 एंड 3। ठीक है, यही तो प्रोसेस है। तो ये बताइए, ये लैम्डा बाय 2 होगा, ये भी लैम्डा बाय 2 होगा और ये भी लैम्डा बाय 2 होगा। ओके, तो टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ होगा 3 लैम्डा बाय 2 और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.5 मीटर। ओके, तो यहाँ से लैम्डा बाय 2 किसके इक्वल हो गया? 0.5 मीटर। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया? लैम्डा आ गया 1 मीटर। लैम्डा कितना हो गया? 1 मीटर। और आपसे वेवलेंथ ही पूछी गई है, तो फिर तो कुछ खास करना ही नहीं है। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है एंड वाइब्रेट करता है ओपन एंड ऑफ द ट्यूब
of 150 centimeter high. Okay. Okay. Water is slowly filled into the tube. If the speed of sound is in the air is 340 मीटर पर सेकंड, सबसे पहले इन दोनों डेटा को यूज करो. v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये यूज करिए. तो वेवलेंथ निकाल लीजिए v बाई एफ. v भी 340 है और फ्रीक्वेंसी भी 340 है, तो क्या ये 1 मीटर का वेवलेंथ आएगा? ओके, रहने देते हैं. 1 मीटर वेवलेंथ मिल गया और ट्यूब की लेंथ है 150 सेंटीमीटर, मतलब कि करीबन 1.5 मीटर के आसपास, है ना? द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर इन द ट्यूब नेसेसरी फॉर द रेजोनेंस. एक काम करते हैं, ऐसे समझिए. ये ट्यूब है, अभी ये 1.5 मीटर का है, 150 सेंटीमीटर का है. ओके, तो रेजोनेंस कब कब होगा? देखिए, रेजोनेंस होता है, पहला फर्स्ट रेजोनेंस होगा लैम्डा बाई 4 पे. लैम्डा बाई 4 का मतलब 1/4 यानी कि 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर. ओके, 25 सेंटीमीटर. दूसरा रेजोनेंस होता है 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4. 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा 75 सेंटीमीटर. ओके, थर्ड रेजोनेंस होता है 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4, ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर. ओके, तब सुनिए, ये एयर कॉलम की लेंथ है. उसके बाद नेक्स्ट अगर तुम करते हो तो 175 हो जाएगा, जो कि 150 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो लेना ही नहीं है. तो एक बात बताइए, हमें मैक्सिमम एयर कॉलम तो यही मिल रही है ना, 125. एयर कॉलम अगर 125 का होगा, तो ये बचा हुआ यही तो पानी की लेंथ होगी. अगर मैं बोलूं कि ये है 125, ओके, हमने फंडामेंटल ड्रॉ कर दिया, ये नहीं करना था. ये थर्ड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है, कोई बात नहीं. 125 ये है, तो बचा हुआ रिमेनिंग कितना होगा? 25. ये कम से कम वाटर है, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो ये 75 मिलेगा, और ज्यादा करोगे तो 25 मिलेगा. वाटर की मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर. क्लियर? अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं. A lead bullet penetrate in a solid object of and melt, assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it. Okay. Find the initial speed of the bullet. Okay. And temperature of bullet is initially 27. Okay. Melting point is 327. Latent heat आपको given है. Okay. And specific heat capacity given है. कुछ खास मत करिए. देखिए, आपके पास एक kinetic energy of bullet half mv square, लेकिन इसका 50% ही लॉस होगा, मतलब आधा लॉस हो गया. अब ये लॉस होके किसमें चला जाएगा? हीट एनर्जी में. ओके, इसमें चला गया. अब जो हीट एनर्जी है वो दो पार्ट में है. पहले तो आपका लेड बुलेट है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो गर्म होगा और गर्म होकर के 327 पे पहुंचेगा. तो उसके लिए हीट चाहिए एमएस डेल्टा टी. और उसके बाद जब वो 327 पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद मेल्ट होगा, और मेल्टिंग यानी कि फेज चेंज के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम एल. बस इतना ही तो फॉर्मूला है. ओके, तो अब ऐसे समझो, एम वी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एम एस डेल्टा टी एंड प्लस एम एल. ओके, यहाँ से एम कैंसिल हो गया. ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस डेल्टा टी एंड प्लस एल, यही तो है. 4 टाइम्स ऑफ एस कितना है? स्पेसिफिक हीट देखिए कितनी है. स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू यू, दैट इज 2.5 into 10 to the power 4 into delta t. Delta t 27 to 327, ये बन जाएगा 300. ओके, प्लस एल. एल कितना है? लेटेंट हीट. लेटेंट हीट दे रखा है 2.5 into 10 to the power 4. 2.5 into 10 to the power 4. ओके, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, तो चलो आओ इसको चेक करते हैं. ये आएगा 75. ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार. 4 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, और 10 इसका मतलब ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 है तो ये 3000. ठीक है, तो 3000 4 टाइम्स ऑफ एस डेल्टा टी. एस इज 2.5 इंटू 10 पावर 4. हाँ, रहने दो. तो ये इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 10. 10 इंटू 300 3000 इंटू 10 टू द पावर 4. 10 टू द पावर 4 रहने देते हैं. ओके, 10 टू द पावर 4 रहने देते हैं, प्लस 4 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 10. ओके, इंटू 10 टू द पावर 4. यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे. ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है. 50% ऑफ एनर्जी वाज यूज्ड इन द हीट, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ इक्वल टू एम एच डेल्टा टी प्लस एम एल. तो हाफ एम वी स्क्वायर का हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4. ओके, इक्वल टू एम एच डेल्टा टी प्लस एम एल. एम कैंसिल कर दिया और वी स्क्वायर इक्वल टू इधर 4 आ गया. ओके, तो एस डेल्टा टी प्लस एल. ओके, एस तो आपको गिवन है स्पेसिफिक हीट,
हाँ, ये गलती किया है यहाँ पे, यहाँ गलती की है। एस की जगह एल रख दिया था। 4 इंटू एस डेल्टा टी। एस कितना है? स्पेसिफिक हीट ये है 125। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, और तो 125 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है 300। 300 प्लस एल। एल की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ये बनेगा। ओके, सोचिए ये किसके इक्वल होगा? 125 इंटू 4। इसको सॉल्व करो। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 125 इंटू 4 500। 500 इंटू 300। 500 इंटू 300 प्लस ये 25 है। ये आ जाएगा 25,000। ओके, 25,000 25। ओके, और 25 में 500 कॉमन ले लेते हैं। ओके, फिर भी कुछ गड़बड़ है क्या? 500 और ये 300। एक काम करो, 5 इंटू 3 15 कर लेते हैं। ओके, 15 टू दी 40। ओके, प्लस 25 30। ओके, तो अब इसको ऐड करेंगे। 30 कॉमन ले लो। ओके, अगर मैं 30 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 175। 175 टाइम्स 30। ओके, तो इस 30 में अगर ऐसा किया जाए कि दो जीरो का रूट लिया जाए तो रूट इक्वल टू अंडर रूट 1750 इंटू 10। इंटू 10। ओके, 100 बाहर आ गया। अब 1750 इंटू 10 किसके इक्वल आएगा ऐसे समझिए। ये 1750 को ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं कि 40 होता तो ये 1600 होता। 40 तो नहीं, जैसे ये 40 अगर होता, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1600 होता। ओके, अगर यहाँ 1600 होता, ये 40 इंटू 10 आता और ये आ जाता 400 मीटर पर सेकेंड। ओके, आंसर 400 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो ये 100 तो आएगा नहीं। ओके, 1000 भी नहीं आ रहा। ये देखो, ये अगर ये 2500 होता, यहाँ पे 50 आता तो 500 के आसपास होता। ओके, ये बनेगा कितना? ये बनेगा करीबन 46 47 के आसपास। तो 47 भी अगर बनता तो 470 मीटर पर सेकंड ये तो आएगा। 470 मीटर पर सेकंड तो ऐसा कुछ है नहीं। 1000 बहुत दूर का डेटा है। 800 तो आप 500 मीटर पर सेकंड लगा सकते हैं। ओके, डेटा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। Okay, कई बार कैलकुलेशन इस तरीके के होते हैं। इस प्रॉब्लम में देखते हैं, एक वेसल है दैट कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस at temperature 27 degree Celsius. The amount of heat to be transferred to the gas to double its RMS speed. तो अगर मैं RMS स्पीड की बात करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर टी होता है। ओके, अगर मैं इसको 2 टाइम्स करना चाहता हूं तो मैं टेम्परेचर को 4 टाइम्स करूंगा। यही तो है ना? ओके, बस इतनी बात याद रखिएगा। तो पहला जो टेम्परेचर है 27 और प्लस 273, क्या ये 300 केल्विन है? तो जो T2 होगा वो 4 टाइम्स ऑफ T1 होगा और 4 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा 1200 केल्विन। पहले इतना समझ में आया? ओके, और अब मुझे यहाँ पे कितनी हीट जा रही है ये बताना है कि हीट ओवरऑल कितनी जा रही है। देखो, हीट का एक ही फॉर्मूला है, इंटर एनर्जी कितनी चेंज हुई है। तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के ही इक्वल होगा इस समय। ओके, और ये हो जाएगा F/2 NR डेल्टा टी। बस इतना ही करेंगे। अब नाइट्रोजन गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डबल है तो 5 हो जाएगा। ओके, 5/2 नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास 14/28 इनटू गैस कांस्टेंट इज गिवन टू यू 8.32 इनटू डेल्टा टी। 300 से 1200 हो गया, क्या ये 900 हो गया? ओके, अब ये 1/2 है और ये 2.5 है। 2.5 इंटू 1/2 इंटू 8.32 ओके इंटू 900। ओके, अब इसको सॉल्व करके बताना है कितना होगा। ये 13 तो नहीं होगा। ओके, 13 तो बहुत कम हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 1.25। ये 1000 1000 इंटू 9 करीबन 9000। हाँ, ठीक है। ओके, तो ये 5 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है 9360 के आसपास आएगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो 1000 के आसपास है। ओके, तो वो वही आ रहा है, ध्यान से देखिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.25 इंटू 8, ये 1.25 इंटू 8 जो आएगा वो 10 के आसपास हो जाएगा। और 10 इंटू 900 9000, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 8.32 थी। तो 9000 से थोड़ा ज्यादा 9360। एग्जैक्ट हमने कैलकुलेशन नहीं किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस
Form a thermodynamic cycle as shown on the PV diagram in the ideal case. Process 1 takes place at constant temperature. ये प्रोसेस है 1 to 2 constant temperature पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। ओके, और अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ओके, प्रोसेस 2 to 3 इज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इसका वर्क डन 0 है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 40 जूल ऑफ हीट लीव्स ऑन दिस सिस्टम। इसका मतलब 40 जूल हीट चला गया, तो ये हीट आया कहाँ से? ऐसे समझिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो समझ पाते हो। अगर वर्क हुआ ही नहीं, तो ये -40 जूल है, तो डेल्टा यू भी तो -40 जूल होगा इस सिस्टम के लिए। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी कम हो गई 40 जूल। बात ये करते हैं कि वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 to 1। ओके, 3 to 1 कैसा प्रोसेस है? 3 to 1 प्रोसेस एडियाबैटिक है। 3 to 1 प्रोसेस के लिए ओके, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये निकालना है और ये 0 है। तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। ये तो समझ पाए? तो सुनिए, ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसका 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 जो डेल्टा यू होगा वो सबका सम तो 0 होगा। डेल्टा यू फ्रॉम 1 to 2 प्लस डेल्टा यू फ्रॉम 2 to 3 प्लस डेल्टा यू फ्रॉम 3 to 1 इज इक्वल टू 0 होगा। फ्रॉम 1 to 2 आइसोथर्मल है, ये तो 0 होगा। 2 to 3 के लिए डेल्टा यू -40 है, प्लस इसका डेल्टा यू निकालना है, ये 0 होगा। इसका यहाँ से डेल्टा यू हो गया +40। ओके, और ये डेल्टा यू +40 रख दोगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ 40 जूल का वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। बल्क मॉडुलस बताना है। एक प्रोसेस है पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, आपको इतना तो लिख सकते हैं आप, पीवी पावर 1 बाई n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और एक बात सोचिए, पीवी टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट का बल्क मॉडुलस क्या पड़ा है? x टाइम्स ऑफ प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे x की जगह 1 बाई n है, तो इसका बल्क मॉडुलस होगा 1 बाई n टाइम्स ऑफ प्रेशर या p डिवाइड बाई n। कोई ऑप्शन है आपका? थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। Two drops of same radius are falling through the air with steady velocity v, मतलब terminal velocity v है। Okay. If the two drops collides and what would be the terminal velocity? बस इतनी सी बात है। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर। इतना तो सबको पता है। ओके, अगर ये r का स्क्वायर होता है, r का स्क्वायर होता है, तो जब दो कोलीज होंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि जो v डैश है वो v प्लस v कितनी हो गई? ये तो 2v हो गई, तो वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर ये डबल हुआ है तो जो नई रेडियस होगी वो 2 टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ पुरानी रेडियस होगी। तो जो नई वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 कर दो, 4 पावर 1/3 इंटू आर। ओके, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर होगा। ये फैक्टर हो जाएगा 4 टू द पावर 1/3 का। ऑप्शन कौन-सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 चार्जेज हैं और हमें डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉन्फिगरेशन बताना है। आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो, इसमें ये देखो कि ये 3q है, ये q है, टोटल 4q प्लस है और 4q माइनस है। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम तो 0 है, और जब नेट चार्ज ऑन द सिस्टम 0 है तो कहीं न कहीं डाइपोल होगा। अब हम जो डाइपोल पढ़े हैं उसमें 2 इक्वल अपोजिट चार्जेज होते थे और चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डाइपोल मोमेंट देता था। अभी के लिए इसको क्या क्या करो, ब्रेक करो। ये रहा -2q, इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे बना दिया मैंने +2q। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ तो 3q है, रुक जाओ। ओके, ये एक डाइपोल बन गया जो हम जानते हैं। उसके बाद बचा हुआ q यहाँ लिख दो और यहाँ पे लिख दो -q। चलेगा? ओके, तो ये तो सेट हो गया, ये ऑलरेडी सेट है। यहाँ पे -2q था, तो यहाँ पे -q बना, तो एक -q तो और रहेगा। ओके, और यहाँ पे एक +q है। ओके, देखिए, अब यहाँ पे 3 डाइपोल बन गए। एक ये डाइपोल और एक ये डाइपोल नीचे की ओर। ओके, ये थोड़ा और नीचे होगा, हमने मतलब इसके पैरेलल होगा ये। अब एक बात सोचो, ये डिस्टेंस ए फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये होगा a√2। ओके, तो ये होगा a√2, ये भी होगा a√2 और ये भी होगा a√2। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका डाइपोल अगर P है, यहाँ से माइनस से प्लस की ओर, तो इसका भी डाइपोल इधर की ओर P होगा और इसका डाइपोल इधर से इधर 2P होगा, क्योंकि चार्ज डबल है, डिस्टेंस सेम है। तो ये बताइए, ये 2P और ये P, ये दोनों माइनस होंगे ना, ऐसे देखिए, माइनस होंगे तो ये इसके साथ माइनस होगा तो एक P बनेगा। एक डाइपोल मोमेंट इधर बना P, ओके, और एक डाइपोल मोमेंट इधर बना P। ये 45 डिग्री पे बनेंगे, तो ये ओवरऑल 90 डिग्री हो जाएगा और इसका नेट रिजल्टेंट ऊपर की ओर होगा।
नेट रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 2p। और p की क्या वैल्यू है? p की वैल्यू है q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कितना है? 8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2। ओके, तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू ए, ये बनेगा 2qa। अब 2qa किस डायरेक्शन में? आई कैप प्लस जे कैप है, जे कैप है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो केवल जे कैप होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्लियर? ओके, अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फोर चार्जेस आपको गिवन है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ओके, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2l। साइड को ध्यान से पढ़िए, l नहीं 2l है, ये l होगा, ये 2l होगा, ये भी 2l होगा, और ये भी 2l होगा। ओके, क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज्यादा आसान है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। बट ये डिस्टेंस लिखते समय, ये डिस्टेंस तो l पता है, और ये 2l, तो ये अंडर रूट 5l होगा। तो पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई रूट 5l माइनस के क्यू बाई अंडर रूट 5l। ओके, अब चलिए 2 के क्यू बाई एल माइनस 2 के क्यू बाई अंडर रूट 5l, यही तो आंसर है। ओके, अब 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस रूट 5 और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन। ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। Then, चलिए आइए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि एयर के साथ फील्ड था, उसकी कैपेसिटेंस थी सी। ओके, अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया केवल 1/3 रीजन में, इसकी एरिया 1/3 है, बची हुई 2/3 एरिया कुछ तो होगी। अगर इसका सी था तो 1/3 का होना चाहिए c/3 और 2/3 का होना चाहिए 2c/3, यही तो होना चाहिए। बट प्रॉब्लम है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो k से गुना करो, kc/3 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? नया कैपेसिटेंस सी डैश इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, पैरेलल में दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। सी वन की वैल्यू कितनी है? ये होगा के सी बाई थ्री प्लस टू के सी, सॉरी सॉरी सॉरी, के सी बाई थ्री प्लस टू सी बाई थ्री, टू सी बाई थ्री। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, के प्लस टू टाइम्स ऑफ सी डिवाइड बाई थ्री, यही होगा के प्लस टू सी डिवाइड बाई थ्री। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके, व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस में, सीधे रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? V बाई आई। वोल्टेज है 3.4, ओके, और करंट कितना है? करंट है 2, ये कितना आ जाएगा? 1.7। ये कितना आएगा? 1.7। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, ओके, मास आपको गिवन है, ओके, एंड डेंसिटी दी हुई है, इससे वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास है 8.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन डेंसिटी 8.92। कैलकुलेशन से बच गए आप, डेटा अच्छा गिवन है, ये आएगा 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब वॉल्यूम की जरूरत कैसे पड़ेगी? हमें पूछा गया लेंथ, 10th क्लास का फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए, ये तो पहले से जानते हैं। तो हमारे पास एक समस्या, एरिया नहीं दिया है ना, एरिया पूछा है, हमें वॉल्यूम में डील करना है। तो एक काम करो, ऊपर नीचे लेंथ से गुना कर दो, रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता है, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर लेंथ निकालना होगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। ओके, सॉरी, रेजिस्टिविटी अंडर रूट, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? रेजिस्टेंस आपने निकाला है 1.7 इंटू वॉल्यूम इज 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहीं गिवन है क्या आपको? हाँ, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब 1.7 भी कैंसिल हो गया, वाओ, 10 टू द पावर माइनस 2, और बाहर आएगा 10 टू द पावर माइनस 1। ये यूनिट किसमें होगी? मीटर में। 10 टू द पावर यानी 1/10 मीटर, 1/10 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं? ये 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। क्लियर? ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 गिवन वैल्यूज के लिए बैलेंसिंग लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये 20 है तो ये बचा हुआ 80 होगा, तो बैलेंसिंग फॉर्मूला लगा दो, R1/20 इक्वल टू R2/80, यही तो होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ R1। ओके, पहले तो ये आंसर आंसर आ गया, R2 इज 4 टाइम्स ऑफ R1। अब उसके बाद क्या हो गया? व्हेन R2 इज शंटेड बाय 20 ओम, अब यहाँ पे हमने 20 ओम का एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब नई बैलेंसिंग लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। तो आफ्टर शंटिंग जो R1 होगा वो होगा 20 इंटू R2 बाई 20 प्लस R2। मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? अब जहां R2 है वहां 4 R1 रख दो, ये जहां R1 है
उसकी जगह R2/4 लिख दो। चलो R2/4 इक्वल टू 20R2 अपॉन 20 प्लस R2। R2 कैंसिल हो गया, ये तो 80 हो गया, तो यहाँ पे 20 प्लस R2 इक्वल टू 80। ओके, तो ये R2 किसके इक्वल हो गया, R2 इक्वल टू 60। ओके, देखिए तो कहीं है R2 इक्वल टू 60, ये है आपका रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। ऐसे साथ में इसे देख के बोल सकते हैं, 1 1 2 2 2 अगेन 1। ओके, 2 और ये पूरा 1 हो गया ना। ओके, अब 1 एंड 2 3, ये पूरा 3 हो गया। 3 3 का पैरेलल 3/2। अब ये पूरा 3/2 है, प्लस ये 3/2, 3 हो जाएगा, और 3 और 3 पैरेलल में आंसर 3/2। ओके, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन सॉल्व करते चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। आइए, ये एक प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। ओके, शायद आपको आंसर याद होगा थर्ड। ट्राई करते हैं क्या होगा। चार्ज ऑन चार्ज ऑन अ पार्टिकल y is double of the charge on the particle x. Okay, charge on the particle y upon charge on the particle x equal to 2, ऐसा दिया हुआ है। Okay, these two particle x and y after being accelerated through the same potential difference enters in a uniform magnetic field region and describe circular path of radii r1 and r2। ठीक है। Okay, तो रेशियो ऑफ देयर मासेस बताना है। बात सोचो, रेडियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2 एम के की जगह क्यू इंटू एक्सलेटिंग पोटेंशियल ऑन आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी होता है ना, ये क्यू भी होगा। अगर हम इसको देखें, एक्सलेटिंग पोटेंशियल सेम है, टू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आपको नहीं लगता कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आर वन बाई आर टू जो होगा इसका स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा एम वन बाई एम टू इंटू Q2/Q1, बस यही तो होगा। हमसे क्या पूछा गया, मासेस, मास ऑफ x टू y, तो मास ऑफ 1 बाई मास ऑफ 2, x को मैंने 1 मान लिया, 1/2 इक्वल टू ये क्या Q1/Q2 इधर आ जाएगा। ओके, इनटू R1/R2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, ये Q1/Q2 जो है QX/QY चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 इंटू R1 स्क्वायर और नीचे क्या होगा, R2 स्क्वायर। बस इतना ही करना था। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले पार्ट की ओर। मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल जिसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर आर इन द रेशियो ऑफ 8:1। ओके, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर क्या होगा, 3/2। ओके, तो ये B1 है x1 डिस्टेंस पे, B2 होगा x2 डिस्टेंस पे, तो जो B1 बाई B2 होगा, सब कुछ तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। ये होगा आर स्क्वायर प्लस, पहले B1 है तो x2 आएगा, x2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी, 3/2, और इसकी रेशियो दे रखी है 8/1। ओके, पहले दोनों का क्यूब रूट कर लो। 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट आएगा 2, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, ये आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, x2 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, अ, इसका क्यूब रूट किया तो 2, 2 का फिर स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया। डन? ओके, x1 जो है वो पहली डिस्टेंस है जो कम वाली है, कम वाली तो 5 है, तो आर स्क्वायर ऐसे लिखो प्लस 5 स्क्वायर प्लस सॉरी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, आर स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4 आर स्क्वायर और प्लस 400। ओके, चलिए आइए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, x2 जो है वो 10 होगा ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ किया है, यहाँ गलत किया है। हाँ, R2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सही है। आर स्क्वायर और प्लस क्या होगा, 100 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 4 आर स्क्वायर और प्लस 100 अगेन। ओके, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका क्यूब रूट लिया तो 2 आया, फिर स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया। यहाँ तो 4 सही है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x2 है 10, आर स्क्वायर प्लस 5, ये 5 है। ओके, ओ हो, ये 20 था बच्चा, यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, ये 20 है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ओके, तो अब आपसे यहाँ पे 400 आएगा, तो ये 100 कैंसिल कर दोगे तो 300 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर।
तो यहाँ से आर स्क्वायर आएगा 100, ओके, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है आपका आंसर बी। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक वायर है, इसकी लेंथ है 4 मीटर, प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है इनकी और इनकी। Moving with the velocity this much, okay. The EMF induced across the end of wire will be, देखिए EMF इस वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? पहले तो V क्रॉस B निकालो, ओके, और डॉट कर दो L, डॉट क्या कर दो एल। तो जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर टू आई और जे है, इसका मतलब ये के कैप में है। लेंथ फैक्टर को आप ऐसे लिख दीजिए कि ये है 4 टाइम्स ऑफ के कैप। ओके, बस इतना। तो पहले वी क्रॉस बी निकालो, वी क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? यहाँ पे वही मैट्रिसेस बनाएंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वेलोसिटी के कंपोनेंट है 4 6 8, 4 6 8, और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स कितना है? 240, 240। अब बताओ ये आई कैप, ओके, ये तो कंप्लीट हो जाएगा 6 इंटू जीरो, 48 माइनस ऑफ 48, माइनस ऑफ 48, ओके, माइनस ऑफ 48, ओके, ओके। जे कैप की बात करिए, माइनस ऑफ जे कैप, ओके, और इसमें क्या क्या होगा? ये 4 इंटू जीरो एंड 16, ओके, ये 16 होगा। और के कैप के बारे में अब बात करनी है। के कैप करोगे तो 16 माइनस 12, 16 और माइनस 12 जो आएगा ये आ जाएगा 4, ओके, तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ के कैप। अरे ओके, अब इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है इनके साथ, तो बस आप के को के में ही तो मल्टीप्लाई करोगे। आई जैसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16 वोल्ट, ओके। करना क्या था? हमें वी क्रॉस बी निकालना है और लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेना है, ओके, डायरेक्ट इतना ही होता है। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ओके। द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द गिवन सर्किट, ओके, एक एलसीआर सर्किट है, कोई वोल्टेज ऑपरेट किया गया, आपको बताना है कि एवरेज कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले तो आपको एक्सएल और एक्ससी निकालना पड़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है? अ, ये है 300, तो 300 इंटू एल, एल कितना है? 50/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5000, ठीक है, 5000 ओम। अब हम निकालेंगे एक्ससी, एक्ससी होगा 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई 300 इंटू सी, सी कितना है? 10/3, 10 डिवाइड बाई 3, ये माइक्रो फैरेड था, इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 1000 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 1000 ओम, ओके। और आर तो आपको पता ही है, ओके। अब तुम इसका इम्पीडेंस निकाल लो जेड, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होता है? होल स्क्वायर, यही तो करते हो आप, ओके। आर कितना है? आर इज 3000 होल स्क्वायर प्लस 5000 माइनस 1000, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, और 5 ये 4000 हो जाएगा। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, तो ओवरऑल ये आपका आंसर होगा 5000 ओम, ये जेड है, ये क्या है? जेड है। चलिए, अब हमें इसका पावर निकालना है। पावर क्या होता है? पावर होता है Vrms इंटू IRms इंटू क्या होता है? Z, सॉरी कॉस फाई, कॉस फाई को हम R बाई जेड लिख सकते हैं, ओके। और V को V इक्वल टू आई आर, तो IRms इंटू क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे हमको वोल्टेज पता है, I को लिख दो ना, I को हम ऐसा लिख सकते हैं, IRms इक्वल टू Vrms बाई जेड, Vrms बाई जेड, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Vrms होल स्क्वायर, ओके, Vrms होल स्क्वायर बाई इंटू आर बाई जेड स्क्वायर, बस इतना ही कर दें। Vrms की वैल्यू कितनी है? Vrms की जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, तो Vrms तो 200 होगा, तो यहाँ पे 200 इंटू 200 इंटू आर, आर कितना है? आर है आपका 3000, और जेड कितना है? जेड इज 5000, बस इतना ही है, ओके। ये तो कैंसिल हो गया 3/5, ओके। अब 3.5 से जेड स्क्वायर था, एक और 5000 आएगा, ओके। तो ये 5000 1 2 3 1 2 3, ओके, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, 2 20 इंटू 2 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25। अब ये बताओ, ये 120/25, 120/25, ये 5 तो नहीं आ रहा है, 4.8 आ रहा है, हाँ 4.8, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, ओके। तो ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन थी। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और इमेज बनाता है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके।
without altering the position of object, the screen and the screen lens is displaced and we get again real image of 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि ये तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो अलग-अलग इमेजेस के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है. अंडर रूट h1 h2. तो ये 9 into 4 ये 36 होगा. तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर. यही है आपका. क्लियर? ओके. अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है. टू व्यू द ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, सपोज करो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और यहाँ से 200 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यहाँ से लाइट जो आएगी वो कहीं यहाँ पे इमेज बनाएगा. ओके, तो पहले तो इसको सॉल्व करो. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू करो. क्लियर? 1 अपॉन फोकल लेंथ ये तो आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर. ओके, इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये पता करना है. माइनस 1 बाई माइनस ऑफ 200. ओके, तो यहाँ से जो वी आएगा ये अच्छा ठीक है ये 205 ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर. ओके, वी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. अगर ये 50 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है तो जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे बन रहा है. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है. अब आई लेंस है तो ये इसका फोकस होगा. ओके, फोकस होगा तभी तो ये लाइट यहाँ से पैरेलल चली जाएगी और फाइनल इमेज आपको कहाँ मिलेगा? इंफिनिटी पे. ओके, तो हमसे पूछा क्या है? सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस. सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस ये तो पहले होगा वीओ और ये क्या होगा? एफई. ओके, तो सेपरेशन बिटवीन द लेंस या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो होगा वो वीओ प्लस एफई होगा. और वीओ का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, डिस्टेंस लेना है. तो 50 और प्लस एफई कितना है? 4. आंसर कितना होगा? 54 सेंटीमीटर. क्लियर? आपका ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ है. नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं. द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर. ओके, 700 नैनोमीटर और इसकी विड्थ है कोरिस्पॉन्डिंग विड्थ है 0.7. अगर हम वेवलेंथ 500 यूज करते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग विड्थ कितना होगा भाई? ये तो 0.5 हो जाएगा. कैसे पता? बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है. जिस फैक्टर में लैम्डा चेंज होगा उसी फैक्टर में वेवलेंथ भी चेंज होगा. तो इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था. ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं. अ सिस्टम ऑफ 3 पोलराइड्स P1 P2 P3 आर सेट अप such that such that path of axis P3 is crossed with respect to that of P1. The P1 is at 60 डिग्री. क्रॉस का मतलब है 90 डिग्री पे है. ओके, ऐसे समझिए कि यहाँ पे है P1. ओके, ये है P2 और ये है P3. इसकी इसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ये क्रॉस्ड है. इसका मतलब है कि इनके इनके बीच का एंगल 30 डिग्री होगा. फिर अब चलिए, लाइट है आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन द P1. यहाँ पे आई नॉट है और ये पहले ध्यान से देखिए कि अनपोलराइज्ड लाइट है. गुड, अनपोलराइज्ड लाइट है तो इस पे मेलस लॉ तो लगेगा नहीं. तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2. ओके, तो यहाँ कितना होगा? आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60. ओके, अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 30. यही तो होगा ना? कॉस स्क्वायर 30. ओके, तो अब देखिए आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 1 बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3/4. ओके, तो ये बताइए कितना होगा? 3 आई नॉट बाई 32. 3 आई नॉट बाई 32 ये आई की वैल्यू आ गई. ओके, ये आई है और हमें क्या बताना है? आई बताना है? नहीं, आई नॉट बाई आई बताना है. बताइए आई नॉट बाई आई किसके इक्वल होगा? ये तो 32/3 हो जाएगा. 32/3 10.667 या 67. ओके, 10.67. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 है. ये पूछा गया था नियरली वैल्यू कितनी होगी. आपको क्या करना है? अनपोलराइज्ड लाइट है सीधे हाफ कर दो. पोलराइज्ड लाइट बन गया. अब आप मेलस लॉ लगा सकते हैं. ओके, जो भी इंसिडेंट है उसका आउटपुट होगा उसका कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा इनके इनके बीच का एंगल होता है. जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं उनके बीच का एंगल होता है. आइए इस प्रॉब्लम में क्या करना है? अल्ट्रावायलेट लाइट of wavelength lambda 1 and lambda 2. Okay. When allowed to fall on hydrogen atom in their ground state, it found to liberate electrons with kinetic energy E1 and E2. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. ओके, तो जो E1 एनर्जी आपने दी ये तो c बाई लैम्डा है. ठीक. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी जो आया वो ऐसे लिखो E1 इक्वल टू hc बाई लैम्डा. एनर्जी आनी चाहिए थी बट कुछ लॉस हो गया होगा. ओके, वर्क फंक्शन में या किसी और में E1 की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया. जब आप E2 की बात करेंगे तो ये आएगा hc बाई लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन 5. ओके, तो मुझे E1 E2 हमसे पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ
E1 E2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 और C मुझे फाई नहीं चाहिए तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ 1 और 2 को E1 माइनस E2 किसके इक्वल होगा HC 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2 क्लियर और अब इसको सॉल्व करके H निकाल दो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 तो E1 माइनस E2 आपका टर्म आएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्लियर ओके चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं next part is source S1 is producing some photons per second, okay, with of wavelength lambda. Another source is producing again some photons per second of the different wavelength. Power ratio बताना है। एक बात सोचो, number of photon per second कितना होता है? 5 into 10 power 24 p lambda ये सबको पता है। Okay, जो power होगा ये directly proportional होगा number of photons by lambda. Okay, तो P2 by P1 बताना है। P2 by P1 is equal to number of photon per second in 2 by number of photon per second in 1 into lambda 1 by lambda 2 वही तो होता है ओके तो n2 की वैल्यू कितनी है n2 is equal to 1.02 into 10 to the power 15 upon n1 is 10 to the power 15 only okay multiplied by lambda 1 5000 एंगस्ट्रॉम है ओके और ये है 5100 एंगस्ट्रॉम ओके इसे सॉल्व करोगे ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.02 इंटू 5 बाई 5.1 5 बाई 5.1 1.02 होता है ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया ये क्या बन गया 1 तो इनका रेशियो पावर रेशियो एग्जैक्टली 1 आ गया ओके ठीक है अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं टी नाइन सॉरी 40 नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 टू ग्राउंड स्टेट 1 और वो क्या करता है एक इरेडिएट करता है फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर ओके जिसका वर्क फंक्शन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको एस्टिमेट करनी है सबसे पहले एनर्जी निकाली कि वो कितनी है एनर्जी है 13.6 ओके 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर यही तो होता है ओके 13.6 ओके 1 माइनस 1 बाई 9 ओके आंसर आया 13.6 इंटू 8 बाई 9 सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके अब बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस जो आएगा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा ई माइनस वर्क फंक्शन 5 12 माइनस वर्क फंक्शन 5 इज 5.1 अराउंड ये आ जाएगा 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास और यही इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल 6.9 के आसपास आएगा 5.1 12 17 और 7 तो 7 लगा दो 7 इज वेरी क्लोज टू 6.9 मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया है एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो शायद आ जाएगा ओके चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज दे रखा है आपको 6561 एंगस्ट्रॉम तो ऐसे लिख दो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमंस बामर सीरीज 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा ओके तो 1 माइनस 1 बाई 4 ये कितना होगा 3r बाई 4 ओके तो इसकी जो लैम्डा की वैल्यू होगी ये आएगी 4 बाई 3r इसकी वैल्यू होगी 6561 ये स्टैंडर्ड डेटा है ओके यहाँ से 1 बाई आर की वैल्यू आ जाएगी 6561 इंटू 3/4 ठीक इसे रहने दो नाउ अब नया जो वेवलेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन का वो निकालना है 1 बाई लैम्डा डैश और ये है आपके पास कौन सी चीज सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है इसका आर जेड स्क्वायर जेड हीलियम का 2 होता है और ये सेकंड लाइन है 1 माइनस 1 और यहाँ पे 2 स्क्वायर ना होकर 3 स्क्वायर हो जाएगा जब सेकंड लाइन की आप बात करेंगे तो 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल टू 4r और ये 1 माइनस 1 बाई 9 8 बाई 9 होता है ये बन जाएगा लैम्डा डैश इक्वल टू 9 बाई 32r ओके और 9 बाई 32 और 1 बाई r की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है 6561 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 ओके तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग ओके ये कैंसिल होके 10 हो जाएगा ओके इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये 656 इंटू 2 1200 1300 के आसपास आएगा ओके 5 6 नहीं 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 1250 ओके ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चलिए इसका मुझे ट्रुथ टेबल बताना है तो हम ट्राई करते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाए अगर यहाँ से ए गया यहाँ से बी गया ये नॉट गेट है तो ये ए इंटू बी का बार होगा ओके और ये ए और बी का और गेट है तो ए प्लस बी हो जाएगा और जो आउटपुट होगा वो ए इंटू बी का बार और प्लस ए प्लस बी हो जाएगा यही होगा ना ओके डिमॉर्गन्स यूज कर लीजिए ए बार प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी ओके इसको इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस ए बार 1 बी प्लस बी बार 1 1 प्लस 1 क्या होगा 1 यानी आउटपुट इज ऑलवेज 1 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट ओके हमेशा y 1 होगा यहाँ 0 1 0 1 है ये सारे 0 हैं
0101 है, ये सारे 1 है। ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? 4th करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पी-टाइप सेमीकंडक्टर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ओके, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सही है एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट गलत हो गया। ये नहीं होता, ट्राइवैलेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गलत है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गलत है। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कुछ मैच द कॉलम है और इधर कुछ क्वांटिटी द गिवन है और इसमें हमको ग्राफ बताना है कि किसके-किसके बीच में। एक्स, वाई क्या है इसमें पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए ये कांस्टेंट होता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, तो ये कांस्टेंट ग्राफ यहाँ पे दिखा कि पहले का तो थर्ड हो पहले का थर्ड और पहले का थर्ड, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ओके, अब उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ द सेंड मैग्नेटिक फील्ड बताना है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर लेस देन ए है, ए रेडियस है। मतलब अंदर की बात करनी है। अंदर तो ग्राफ ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन और बाहर कुछ ऐसा होता है। स्ट्रेट लाइन तो ये बी का थर्ड है और जब बाहर पूछा गया है तो इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। तो बी का जो है फर्स्ट, ओके, सी का फोर्थ, ओके, तो फिर तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में कुछ करना ही नहीं है। ओके, आगे आप मैच कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ईएम वेव का कोरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ओके, तो इस केस में ऐसे सोचते हैं जो ईएम वेव है वो तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में है। तो ऑब्वियस सी बात है एक एक्स में है, एक जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा। वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप में होगा। या तो ये होगा या तो ये होगा। ये गलत है और ये गलत है। ओके, अब हम ये सारा तो कॉमन ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके एम्पलीट्यूड को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये वेव कहाँ चल रहा है। तो मैं कोएफ़िशिएंट ऑफ टी बाई कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स कर रहा हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है। मतलब ये वैक्यूम में चल रहा है। तो अब यहाँ से मुझे बी करना है, तो ई बाई सी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30 और सी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करोगे 10 टू द पावर -7 टेस्ला आएगा। इसको हम 0.1 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं। ओके, 0.1 माइक्रो टेस्ला आपका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड का क्लियर? ओके, तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। ओके, आई होप आप पेपर सही किए होंगे। ये पहला फुल लेंथ पेपर था। ओके, इसमें जो भी गलतियाँ हो पैनिक नहीं होते हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना और पूरा जो क्लास नोट्स और बाकी सारी चीज़ें अब तक जो आपने टेस्ट दिए, सारे रिवाइज़ करिए, जो गलतियाँ हैं उसको एनालाइज़ करिए। ओके, और सेकंड पेपर के लिए और अच्छे से रेडी हो जाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बार, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।